हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बोध युक्ति क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप लोगों के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप लोगों को साल भर चर्चा का विषय बना रहता है और यहाँ से लगातार प्रश्न प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी, और इंटरव्यू अभी अगर बीपीएससी की बात कर ले तो ये बहुत ही चर्चा का विषय रहेगा। आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो हम लोग देखेंगे बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में है, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली का प्रदूषण और विभिन्न शहरों में जो महानगरीय शहर है या टायर 2 का शहर है वो इस गंभीर समस्या से आपको अवगत होते हुए देख रहे होंगे। तो यहाँ से प्रश्न लाजमी बन जाता है आप लोगों के लिए। प्रीलिम्स के भी प्रश्न बनेंगे, मेंस के भी प्रश्न बनेगा। हालांकि ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के प्रश्न यहाँ हाल के दिनों में बहुत से पूछे जा सकते हैं। जो पीटी फैक्ट प्रश्न होंगे वो भी पूछा जा सकता है। इससे संबंधित विभिन्न पक्ष है, पक्षकार है, वो भी प्रश्न बना के पूछे जा सकते हैं। तो हम सभी आयामों को यहाँ पर देख लेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स के संदर्भ में भारत की रणनीति क्या है, नागरिक दायित्व क्या है, इन सारे पक्षों को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है देश के 5.6 लाख गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए गए हैं। तो यह ओडीएफ प्लस क्या होता है, स्वच्छता अभियान क्या था, इससे संबंधित आपको किस रूप से आप भारत इसमें आगे बढ़ा है और यह किस रूप से हमारे वैश्विक परिदृश्य में हमारी छवि बदली है। तो इन सारे पक्षों को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक चुनाव आयोग पर हमला। एक टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, इंपॉर्टेंट रेज, ये क्या होता है, इससे संबंधित क्या पक्ष है, इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्यों चिंता व्यक्त की गई है कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा कि जो चुनाव आयोग या इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाएं हैं अगर किसी प्रकार का अगर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो किस प्रकार के लोकतांत्रिक मूल्य धारणा प्रभावित होती है, उन सारे तथ्यों को जांचने का प्रयास करेंगे। और यह भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूर्व पीएम शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, जो क्रांतियां वहां हुई है उसके बाद प्रत्यर्पण संधि को लेकर हाल ही में उनके लिए फांसी की सजा मुकर्रर की गई है बांग्लादेश के न्याय ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्यर्पण संधि की मांग अब बढ़ गई है। तो प्रत्यर्पण संधि से संबंधित सभी पक्षों का आपसे प्रश्न बना के पूछा जा सकता आपके लिए। और ध्यान रखिएगा इसमें केवल एक ही दृष्टि नहीं देखना है, यहाँ पर वैश्विक दृष्टिकोण को भी देख लेना। यूएन इसके संदर्भ में क्या दिशा निर्देश दे रखा है, भारत की क्या नीति है, भारत किन देशों के साथ सब प्रत्यर्पण संधि कर रखा है, और इस तरीके से आपसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विकेंद्रीकृत विकास की संतुलित राह क्या है। हम विकास की बात करते हैं, जो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, विभिन्न संस्थाओं में विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। जब विकास के स्तर पर हम बात करते हैं तो यह संतुलित रूप से हम इस रूप से देख रहे हैं कि विकेंद्रित विकास होना चाहिए, अर्थात सभी जगह विकास का समानांतर वितरण होना चाहिए। पर उसका राह क्या होगा उस पर हम एक चर्चा करेंगे उसी से संबंधित, जो आपके लिए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप बोध युक्ति के विभिन्न प्लेटफॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और उसके बाद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब को हम लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि और भी चीज़ें हम प्राप्त कर सके। इंस्टा फेसबुक पर है तो जरूर हमें फॉलो कर लीजिएगा, बहुत सी चीज़ें आप लोग को उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए टॉपिक पर आते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। और यह थोड़ा विस्तृत लंबा होगा, 10 से 15 मिनट में हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही बार में सारी चीज़ें समझ लेनी है। इस टॉपिक अगर दोबारा फिर आता है साल भर में तो उस पर चर्चा नहीं करना है, उसमें ऐड ऑन कर लेना, कुछ अलग तथ्य आएंगे तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की चर्चा आती है, कुछ नीतिगत जो है, नीतिगत फैसले हैं, नीतिगत निर्णय है या संस्थाएं जो काम कर रही उसकी चर्चाएं होने लगती है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक चर्चा का विषय यह भी बनेगा कि इसमें नागरिक समाज की क्या भूमिका होती है, क्या केवल प्रशासनिक जो तंत्र है वही काम करेगा या नागरिक दायित्व भी निश्चित होना चाहिए। जैसे कि एक कंसर्न न्यूज होता है कि जैसे हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए जो भारतीय हैं, पर इसके साथ मौलिक कर्तव्य भी साथ में व्यक्तियों को निर्वहन करना चाहिए। तो क्या संस्थाओं के स्तर पर, जब हम संस्था के स्तर पर बात कर रहे हैं या नीतियों के स्तर पर बात कर रहे हैं, जो भी नियम तंत्र लागू किए जा रहे हैं, तो क्या केवल एक तरफा होना चाहिए? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, आपसे प्रश्न बना के पूछा जा सकता है। मेंस में भी पूछा जाएगा या तो इंटरव्यू में आपके जो क्रॉस क्वेश्चन है वहां पर आपका व्यू जानने के लिए प्रश्न बनाया जा सकता है। इस संदर्भ को समझिएगा। जब इसकी बात करते हैं तो हाल का घटनाक्रम क्या चिंता का विषय है, यह सबसे पहले समझिए।
लगातार कुछ दिनों से दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपको 992 दर्ज किया जा रहा है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है, बहुत ऊपरी सीमा क्रॉस कर गया है। तो वहाँ के जो लोग हैं, शहर है, देख रहे शहर किस तरह धुंध में भरा पड़ा है, कुछ दिख नहीं रहा है साफ तौर पर, और लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। पर इस स्थिति में मॉर्निंग वॉक भी करना उनका सेहत के लिए नुकसान होता है। तो इस स्थिति को समझिए कि एक जीवन व्यक्ति कैसे जिएगा। हम जब गरिमापूर्ण जीवन की बात करते हैं, गरिमापूर्ण जीवन की बात करते हैं या स्वच्छ वायु में जीवन की गुणवत्ता की बात करते हैं, स्वच्छ वायु में जीवन की बात करते हैं, जो आर्टिकल 21 की बात करता है, इसके परिप्रेक्ष्य में जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो संस्थाएं कहीं पीछे होती हुई दिखेगी, जो नियम कानून बनाया वो पीछे हुआ दिखेगा। तो गुणवत्तापूर्ण जीवन वो कैसे जिएगा एक व्यक्ति विशेष। यह बात केवल दिल्ली की नहीं है, जो भी महानगर है उसकी एक समस्या है। छोटे टायर 2 शहरों की भी ये समस्या देखने को मिल रही है। आप अपने शहर के आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। तो कहाँ जाके लोग अपना स्वस्थ बेहतर अपना स्वस्थ जीवन यापन कर पाएगा। तो बहुत ह्यूज मात्रा पर यह प्रभावित बनता है। तो इन सभी पक्षों को हम देखने का प्रयास करें। कुल मिलाकर ध्यान रखिए, छठा दिन है दिल्ली में जो ऐसी इस स्थिति को, वायु गुणवत्ता की स्थिति को देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर जब हम देखते हैं तो एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम एक चर्चा का विषय बनता है। यह जिसने आने वाले दिनों में हवा बिगड़ सकती है, ऐसा क्या किया है, अनुमान लगाया है। तो वो प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन का जो मार आप देखते हैं कि समय पूर्व समय चीज़ें जो औसत गर्म होना चाहिए, औसत ठंडी होनी चाहिए वातावरण, वो उसको प्रभावित कर रहा है। तो यह भी एक कारक होगा जिसमें हम प्रश्नों को देख लेंगे, टॉपिक को देख लेंगे। कुल मिलाकर बात करते हैं, जब लगातार बिगड़ रही है तो संस्थाएं कैसे काम करेगी, नागरिक अपने दायित्व का कैसे निर्वहन करेंगे, ये सारे पक्ष आपको होते हुए दिखेंगे। जब हम इसकी बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखनी है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे अर्ली क्वालिटी अर्ली सिस्टम जो है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये काम कैसे करता है, ये किस रूप से हमें आगाह करता है, आपको काम करना है। ध्यान रखिएगा, यह यूएस का एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या है, मानक है। ऐसे ही भारत का भी एक मानक है जिसमें विभिन्न आपको श्रेणी बनाया गया, जिसके माध्यम से आपको लेवल ऑफ कंसर्न है और कितना इंडेक्स होगा, जिसके माध्यम से वायु की गुणवत्ता को बता पाएंगे। इस लेवल का है तो ठीक है, अगर इस लेवल का है तो बहुत खराब है। तो हमको किस रूप से नीतियां बनानी, ये बताता है। यूएस का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स बना के रखा है, कलर बेसिस का एक चार्ट बना के रखा है। ऐसे ही हमारे देश में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए, सफर कॉन्सेप्ट के लिए इस प्रकार के इंडेक्स बनाए जाते हैं। पर ध्यान यह रखना है, जब हम एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करते हैं, यह प्रणाली अगले 72 घंटों तक क्या करता है, वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान करता है कि अगले 72 घंटे तक किस प्रकार का वायु हमारे वातावरण में रहेगा, वो किस रूप से प्रभावित कर सकता है। इस रेंज में जब हम ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और पर्पल और मैरून की देख रहे हैं, उस रेंज में किस रूप से ये घातक होगा, इसका लेवल कितना होगा। तो देख रहे 301 की बात हो रही है यहाँ पर, जो मैरून है सबसे खतरनाक हार्जेरियस होगा, जिसमें व्यक्ति है ना सीधा तौर पर प्रभावित होगा, उसके फेफड़े प्रभावित होंगे। तो जब हम 997, 93, 92 की बात कर रहे हैं तो यह क्या है, उस सीमा को भी क्रॉस कर गया है। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर दो चीजें याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय मौसम जो विभाग है, विज्ञान विभाग, उसके द्वारा मिलकर यह अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाता है, जहां पर ध्यान रखिएगा विभिन्न प्रदूषकों को और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में यह चेतावनी दर्ज की जाती है। इस संदर्भ में चीजें समझने की आवश्यकता होगी। क्या हाँ, यह मानक बना देने के मात्र से क्या व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे, वैसा वातावरण मिल जाएगा। पर इससे यह क्या होता है ना कि ये संस्थाएं इसके लिए जवाबदेह बन जाती है। फायदा होता है इसे एकमात्र है कि संस्थाएं जो इसके लिए काम कर रही है, जो हमारा सिस्टम बनाया गया है कि इसको कंट्रोल करना, इस तरीके से अगर इन श्रेणियों में आकर कुछ वातावरण प्रभावित हो, अर्ली सिस्टम जो आपको दिया जा रहा है वार्निंग वाला, तो क्या होगा कि हम वहां पर काम कर पाएंगे। तो इसी संदर्भ में समझिएगा कि अधिकारियों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह समय पर कदम उठाने में मदद करता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस क्षेत्र का वायु गुणवत्ता प्रभावित है। तो आपसे एक प्रश्न
प्रश्न पूछ देगा कि एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम किस रूप से आपको निर्देशित करता है। तो प्रशासनिक अधिकारियों को, संस्थाओं को यह बताता है कि आपको काम कैसे करना, कितना करना, किस स्तर पर करना, और व्यक्तियों को, जो नागरिक है, उनको यह चेतावनी देता है कि आपको किस रूप से सुरक्षित होना है। यह दो चीजें याद रखिएगा, इस चार्ट को कम से कम याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त क्या चीजें हैं? इसके अतिरिक्त आपको वायु गुणवत्ता सूचकांक याद रखना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखिए, भारत में विभिन्न संस्थाएं आपको इसका इंडेक्स जारी करती है, वर्ल्ड स्तर पर भी आपको क्यूएस जारी करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो बहुत सी संस्थाएं इसका है एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है। फिलहाल आपको ध्यान रखना भारत के संदर्भ में, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह है दैनिक वायु गुणवत्ता का रिपोर्टिंग के तौर पर हम इसे देखते हैं कि हम डेली जो हमारा वातावरण है उसमें किस प्रकार के कण है ना, प्रदूषित कण आपको घूम रहे हैं या आपके फेफड़े के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर कुल 8 प्रदूषक है जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उस स्वास्थ्य को प्रभाव करता है, जिसको हम लोग इस सूची में शामिल करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, यह यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं गया होगा। प्रीलिम्स के स्तर पर, मेंस स्तर पर भी प्रश्न बनाए जाते हैं, तो इस चीज को समझिएगा। अब इसमें भू स्तरीय ओजोन की बात हो रही है, यह प्रदूषक के तौर पर तो होता है PM10, PM2.5, जिसमें माइक्रोन कण की बात होती है। PM10 का मतलब है माइक्रोन कण की बात हो रही है। PM2.5 आपको इसमें शामिल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड, सीसा। ये जो 8 प्रदूषक है एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल किए जाते हैं। इसको याद कर लेना है, आपसे डायरेक्ट इंटरव्यू में प्रश्न पूछ देगा, मेंस में प्रश्न पूछ देगा, तो आप वहां पर भूलिएगा नहीं। 8 प्रदूषक है। अब ध्यान रखिएगा, भू स्तरीय ओजोन और एयरबोर्न पार्टिकल, इसमें जो ऐसे 2 प्रदूषक है जो भारतीय मानवीय स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा खतरा उत्पन्न करते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछ देता है इन वायु प्रदूषकों में सबसे हानिकारक कौन है। तो आपको 2 नाम याद रखना, ये जो PM जो माइक्रोन वाला है, दोनों ये, और आपको भू स्तरीय जो हमारा ओजोन है उसको याद रखना है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है, जहां पर हमको इसके लिए समय पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी। जब हम बात करते हैं यहाँ पर हवा कैसी है, भारत की हवा कैसी है, तो दिल्ली में जो स्थितियां हैं, वो दिल्ली की हम बात करें 475, अभी 93 चला गया। कुछ दिन पहले का ये चार्ट है जब शुरुआत हुआ था। अब आसपास के देखते हैं, नोएडा का देखते हैं 407 के आसपास है। उसके बाद और भी क्षेत्रों में जाते हैं, 247 है चेन्नई में, हैदराबाद में 162 है, मुंबई में 189 है। जो स्थितियां बहुत खतरनाक है। पटना का 187 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, लखनऊ का 186, आप देख रहे हैं। अब गुरुग्राम का देखते हैं 240 है। जो स्थिति है खराब की स्थिति श्रेणी में आ जाता है, जो मानवीय स्वास्थ्य को डायरेक्ट प्रभाव करेगा। पर वहीं हम जब बात करते हैं, जब 300 से 400 के आसपास होता है तो बहुत खराब की श्रेणी में, पर खराब की स्थिति में भी आपको मानव को प्रभावित कर रहा है। तो कोई ऐसा शहर नहीं जो महत्वपूर्ण शहर है, जो विकसित शहर होने वाले की श्रेणी में है, जो विकसित हो चुका है, वहाँ की जो वायु है शुद्ध है। अब हम जाते हैं उन शहरों में जहां विकास अभी मानक तय किए जा रहे हैं, जैसे शिलोंग में 30 है आपको इस तरीके से। बेंगलुरु में कुछ ऐसी जगह है जहां पर 76 का मानक है। हालांकि चीजों को समझिएगा, यह जैसे ही आगे बढ़ेगा चीजें प्रभावित होते हुए दिखेगी। और ये 16 नवंबर का डाटा है जो आपको यहाँ पर दिया गया है अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत होगी। तो हम कहाँ जाएंगे, किस तरीके से होंगे, तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी, एक प्रशासनिक नीतियां कैसे काम कर रही है, और नैतिक दायित्व क्या होना चाहिए जहां पर इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सके। प्रश्न ऐसे ही बनाए जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो भारत सरकार वर्ष 2026 में क्या किया है, याद रखिएगा 2026 तक के लिए एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो हमारा NCAP जो पहले से चला आ रहा है, उसके तहत क्या किया, एक लक्ष्य घोषित किया। क्या लक्ष्य घोषित किया है कि आने शहरों के कणों की सांद्रता होगी उसको 40% कम करना है। नवीन लक्ष्य निर्धारित किया और वर्ष 2024 तक 20 से 30% की कमी के पहले लक्ष्य को अद्यतन करते हुए क्या किया है, इसको बढ़ा दिया गया है। तो पहले जो 2024 तक हमको करना था क्या, 20 से 30%, जो अब क्या हो गया 40% हमको कम करना है। तो बढ़ाया है मानक। सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार बैठी हुई है, इस प्रकार की चीजें हो रही है तो खाली हाथों में लेकर बैठा हुआ। बहुत से ऐसे इकोसिस्टम वो डेवलप कर रहा है जिसके आधार पर वायु गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके। पर हमारे पास जो चीजें हैं, समस्या, उसका निदान किस रूप से होगा, वो केस स्टडी कैसे सामने आएंगे जिसके आधार पर हम चीजों को बेहतर कर पाएंगे। अभी हाल ही में चीन के द्वारा आप लोगों को DNA जो मैं पेपर कटिंग eDNA देता था, याद कीजिएगा,
ईडीएनए। जब ये स्टार्ट हुआ था समस्या, अभी हाल के दिनों में, बहुत दिनों से तो चल ही रहा है, हाल का 8 दिनों की बात है, चीन का जो पॉल्यूशन कंट्रोल नीति है उसको लागू करने के लिए चीन हमारे साथ सहयोग करने की पेशकश की है कि हम भारत के साथ मिलकर क्या कर लेंगे, इस समस्या के समाधान के लिए उस रोल मॉडल को, चीन में जो रोल मॉडल अपनाया गया है उसको भारत के इन शहरों में अपनाया जा सकता है। देखिए सरकार किस तरीके से काम करती है आगे, वो अलग मैटर, किस तरीके से इकोसिस्टम को डेवलप करे, पर सरकार प्रयास कर रही है, देश भी सहयोग करना चाहते हैं, इस चीज को समझिएगा। बस आपके जब उत्तर देने के समय संतुलित आयाम बना के रखना है। चीन को इस रूप से हमेशा नहीं देखना है कि हमारा प्रतिस्पर्धी है, हमारा दुश्मन है या XYZ। वो बहुत से ऐसे जगह ऑफर दे रहा है कि क्योंकि यह आज यहाँ पर प्रॉब्लम है तो वो किसी बढ़ते वो प्रॉब्लम और भी देशों को प्रभावित करेगा, नीतियां प्रभावित करे, इसलिए सब सारी चीजों को ध्यान में रखना। एग्जाम्पल केस स्टडी दीजिएगा, सरकार इसके लिए क्या प्रतिबद्ध है, किस रूप से काम करे। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं कि क्या है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु जो हमारा कार्यक्रम है, जिसमें अभी मैंने चर्चा किया, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जनवरी 2019 में इसे लॉन्च किया गया एक राष्ट्रीय नीति कि हम कुछ मानक बनाएंगे। जैसे सतत विकास लक्ष्य, आप लोग नाम सुने होंगे, वो लक्ष्य बनाता है ना, 2030 तक हमको कुछ टारगेट प्राप्त करना है, जो भी उसका लक्ष्य होगा, एक टारगेट फिक्स करता है कि हम इस वर्ष तक, पहले मान लीजिए 2000 किसी भी वर्ष आया, मान लीजिए 2015 में आया, 2010 में आया, कुछ इस तरीके से, पहले MGD था, मिनिमल गोल था, अब सस्टेनेबल गोल हो गया, तो एक लक्ष्य बनाया 2030 तक हम आके इसको प्राप्त करेंगे। 17 जो हमारे मुख्य लक्ष्य है, उसके 169 जो हमारे उप लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। जब हम इस 17 लक्ष्य को प्राप्त करें तो ये स्वतः 169 उपलक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही भारत क्या किया कि 2019 में एक लक्ष्य तय करता है कि हम इस वर्ष तक, जो 2024 तक पहले था, वो 2030 तक अब कर दिया है। इस तक क्या हम करेंगे, इन सब चीजों को, 2030 में करा, 2026 तक कर दिया है, 2026 तक। तो ये क्या करेगा, 2026 तक हम एक लक्ष्य बना रहे हैं जिसके तहत हम हमारा देश में जो वायु गुणवत्ता कैसे बेहतर हो सकती है उसके लिए काम करेंगे, एक ढांचागत प्रणाली को विकसित करेंगे, एक नीतिगत निर्णय जिसमें हम श्रृंखलाबद्ध चीजों को कर पाएंगे। तो उसी के लिए ध्यान रखिएगा, भारत समयबद्ध कमी की बात करता है, जो लक्ष्य तय करेगा वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय एक ढांचा तैयार करता है। इसी मॉडल के आधार पर पूरे देश में एक श्रृंखला बनाई जाएगी जिसके आधार पर काम हो रहा और उसका आउटपुट भी धीरे धीरे मिल रहा है छोटे शहरों में। ध्यान रखिएगा अगले 5 वर्षों, जब ये 2019 की बात हो रही है उस समय कि भारी जो माइक्रोमीटर वाले या उससे कम PM10 या PM10 से नीचे वाले उस कण को क्या करना है, महीन कणों का व्यास 2.5 माइक्रोन मीटर या उससे कम है, जिसमें 2.5 आता है, संकेंद्र को कम से कम 20% की कटौती करे, जिसका आधार वर्ष 2017 होगा। तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा, जो हमारा यह कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम है, उसमें आधार वर्ष की कौन सा माना गया है, तो 2017 का माना गया है। ये चीजें याद रखिएगा। और इसमें 131 गैर प्राप्तित शहरों की बात हो रही है जहां पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके लिए क्या करेगा, कार्रवाई करेगा, इसके लिए नीतियां बनाएगा, इसके तहत जो भी एसेट निर्माण करना वो करेगा। अब ध्यान रखिएगा, यहां से 2 प्रश्न पूछा जाएगा कि कब इसमें नया वृद्धि संशोधन किया गया है, तो आपको याद रखना कब तक, तो जो हमारा अगले 5 वर्ष था 24 तक था, अब वो 2026 तक हो, 2 वर्ष का वृद्धि कर दिया। ये भी फैक्ट थोड़ा सा याद रखना आप लोग को। अब इसके अतिरिक्त याद रखिएगा यहां पर कि गैर प्राप्ति वाले शहर किस रूप से होंगे, कैसे हम जानेंगे, कैसे काम करेगा, तो इसको 5 वर्ष तक का टारगेट दिया गया है कि आपको क्या करना। अभी हाल ही में PIB पर जाइएगा, में भी मुझे याद आ रहा फरवरी 2025 में ही नए आंकड़े जारी किए गए इन शहरों का कि वो कितने शहर इसके लिए काम किए। तो बहुत से शहरों ने क्या किया है, इस मानक को प्राप्त करने के लिए कार्य किया, अपने डाटाबेस के तहत सरकार को अवगत कराया। तो इस तरीके से चीजें समझिएगा कि जब पूरा करने के विफल हो रहे हैं तो वो कैसे सफल होंगे, यह भी बात बोला है। बहुत से जो है वो जो 131 शहर हैं जो गैर आपकी श्रेणी में आते हैं, गैर प्राप्ति वाले शहरों में आते हैं, उनमें बहुत से लोग विफल भी हो रहे हैं। तो किस प्रकार के नीतिगत विफलता आई है उसका आंकड़ा वो देता है। तो उस PIB के रिपोर्ट को जरूर देखिएगा, सर्च मारिएगा। अब जो हमारा NAQS है, वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत CPC द्वारा अधिसूचित जो है हमारा वायु गुणवत्ता के तहत काम कर रहा है, मानक बनाया गया कि NAQS के तहत कौन कौन से प्रदूषक शामिल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं उसमें 8 प्रदूषक है। अब NAQS जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है उसके तहत हम प्रदूषकों की सूची में PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन
और बेंजीपाराइन, आर्सेनिक और निकेल को शामिल करते हैं। तो आपसे एक प्रश्न बना सकता है, आपको इंटरव्यू में प्रश्न पूछेगा, मेंस में पूछा जा सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स और राष्ट्रीय जो हम टारगेट फिक्स कर रखे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत, दोनों में प्रदूषकों में कौन सा अंतर है? जो प्रदूषक सूची है तो आपको बताना होगा, उसमें 8 है तो इसमें कौन कौन सा है। तो ये चीजें याद कर लीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा। पुराने स्टूडेंट जो डीएनए देखते थे उनको मैंने एक चार्ट भी बना के दे रखा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में, NAAQS में और सफर में कौन कौन से प्रदूषक आपको शामिल है। तो उस चार्ट को हमेशा याद रखिएगा। जो पहले पुराने बच्चे किए कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, या तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा जो आप लोग को याद होगा। हालांकि मैं उपलब्ध करा दूंगा अलग से, जब आप लोग को PDF दिया जाता है, आप लोग को इसका PDF भी दिया जा रहा है। कल से इसका PDF आप लोग को A4 साइज का दिया जा रहा है, जो आपको पेड ग्रुप के बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा नेक्स्ट डे से। तो ध्यान रखिएगा, आप उसका लाभ लीजिए, क्योंकि आप उन चीज़ों को पढ़िए जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उन चीज़ों से दूर रहिए जो आपको बहला रहा है, फुसला रहा है, या आपको उस भ्रम में आपके टेस्ट को है ना, टेस्ट को मनोरंजक बना रहा है। एग्जाम में मनोरंजक चीज़ नहीं पूछा जाता, एग्जाम में वो चीज़ पूछा जाए जो सीधे प्रशासन को प्रभावित कर रहा होगा, जनता को प्रभावित कर रहा है, लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा होगा। मैं आपको गूगल मीट में सब चीज़ें बता रखा है कि आपको क्या समझना है, किस रूप से समझना है। जब तक आप ये नहीं समझिए कि ये प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न के तौर पर आएगा, तब तक चीजें बस से बदतर बनी रहेगी। तो आपको काम करना है केवल। चलिए अब आते हैं वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली, अर्थात द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, और जो वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च जो कॉन्सेप्ट है उसके तो सफर इसका नाम दिया गया शॉर्ट फॉर्म में। अब यह क्या चीज है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत क्या करता है, महानगरों के किसी स्थान विशिष्ट के समग्र प्रदूषण का क्या करता है, आकलन करता है। बड़े बड़े क्षेत्र जो महानगरीय क्षेत्र या ऐसे शहर है जो ज्यादा गैदरिंग वाले, जहां पर वायु गुणवत्ता प्रभावित, तो वहां पर कुछ एक डिजिटल बोर्ड लगा रहेगा। और डिजिटल बोर्ड क्या करेगा, डिजिटल बोर्ड में प्रदूषक, यही चार्ट बना के जो मैं पीछे के स्लाइडों में चार्ट बना कर रखा था ना एयर क्वालिटी इंडेक्स का, तो वैसे ही सफर का क्वालिटी इंडेक्स आएगा और वो बताएगा कि इस जगह का, इस जो क्षेत्र है जहां पे ये मशीन लगा हुआ है, आपको यह डिस्प्ले, वहां के आसपास के क्षेत्रों का क्या स्थिति है। तो इससे क्या होता है, शहरी प्रबंधन को लेकर, गुणवत्ता को लेकर, वायु गुणवत्ता को कंट्रोल करने के लिए संस्थाएं काम करती है। अब ध्यान रखिएगा, इसके तहत भारतीय उष्ण महाकटिबंधीय मौसम विज्ञान पुणे द्वारा विकसित एक स्वदेशी प्रणाली, इसका संचालन भारत मौसम विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जो सफर का सृजन किया गया है, सफर कॉन्सेप्ट का, वो किसके द्वारा किया गया, हमारे मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा किया गया। ये फैक्ट याद रखिएगा। अब ध्यान रखिए, इनमें प्रदूषक कौन कौन शामिल किए जाते हैं, तो PM 2.5, PM 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, ट्विलिन, डाइलिन और एक मरकरी। तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, इसमें कौन कौन से शामिल किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जरूर आप लोग चार्ट बनाइएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा तीनों का। जैसे यहाँ पर आपको लिख लेना है एयर क्वालिटी इंडेक्स, फिर NAAQS और एक सफर, ठीक है ना। प्रदूषकों की सूची बना लेना है, कौन कौन से प्रदूषक आते हैं। आप किसी भी ग्रुप में मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप वो अपने अपने ग्रुप में भेजिएगा, वो इंटरव्यू का ग्रुप हो, मेंस का ग्रुप हो, DNA का ग्रुप हो, या जो आप लोग को टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, सभी जगह आप अपने अपने बच्चे क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि समझ में आए कि आप लोग चीज़ों को कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा ना कि कथा तो सुनने के लिए सब आते हैं, पर काम करने के वक्त भागना शुरू कर देते हैं, और जो बच्चा काम करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, सीधा सा मेरा मानना है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रशासनिक नीतियों की सीमाएं क्या है, चुनौतियां क्या है। तो जब हम बात करें ग्रेप का, सफर का, BS6B और GS जो हमारा EV नीति है, NCAP पराली रोकथाम नीति है, XYZ कोई भी नीति सरकार ला रही है, तो इसकी सीमाएं क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि ये तभी प्रभाव तभी बढ़ता जब समाज सहयोग करे। ऐसा नहीं कि केवल नीतियां बना दिया जाए। इसका सीधा सा एग्जाम्पल आप समझिएगा, भारत स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले से आह्वान किया गया, जनता उसको बढ़ चढ़ कर सपोर्ट की। हालांकि सरकार अपने स्तर पर बहुत से नीतिगत कार्य किए, पर जनता सहयोग नहीं करता स्वच्छता अभियान को बढ़ाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि घरों में इस तरह की स्वच्छता आपको देखने को मिलती? संस्थाओं के आसपास का जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम, वहां पर आपको इस प्रकार की स्वच्छता देखती? क्योंकि नागरिक डिमांड करना शुरू कर दिया और उसी में सहयोग भी करना शुरू कर दिया। तो किसी भी नीति को, जिस प्रकार की समस्या होती है जो बहुत से लोगों को प्रभावित करती, बिना नागरिक सहयोग से ये सफल नहीं हो सकता है। केवल सरकार को प्रतिबद्ध नहीं बना सकते, सरकार
सरकार अपने चीज़ों को क्या कर रही है, अपने स्तर पर नीतियों को लागू कर रही है। और ऐसे नीति बहुत से हैं, बहुत से कानून है। हाँ, हो सकता है कम और अधिक मात्रा में वो काम कर रहा, पर जब जब नागरिक सहयोग बढ़ जाता है, नागरिक उन्नयन बढ़ जाता है उस नीतियों के क्रियान्वयन में, तो ये चीज़ समझिएगा कि वो जल्दी वो तीव्रता से प्राप्त होगी। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। अब निगरानी तंत्र बहुत बना रखा है, पर यह हर गतिविधि राज्य की निगरानी में नहीं है, तो यह भी एक समस्या है कि अब राज्यों की भूमिका भी यहाँ तय करने की आवश्यकता होगी। राज्य स्वयं के स्तर पर राज्य निगरानी नहीं कर सकता है, तो राज्य कैसे अपने नीतियों को लागू करेगा? वो भी अपने स्तर पर नीतियां बनाकर केंद्र के साथ सहयोग करेगा। तो यहाँ पर शक्तियों का वितरण की भी बात हो रही है। केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण होना चाहिए इस प्रकार की नीतियों में, कि हाँ अगर कुछ चीजें हो तो केंद्र आपको कैसे कंट्रोल करे, राज्य उसको कैसे सहयोग करेगा। और यह केवल प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, सीखने के लिए होना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए होना चाहिए। अलग इसका सेंस नहीं समझना चाहिए राज्यों को भी और केंद्र को भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से शहरी विस्तार, अनियंत्रित निर्माण कार्य, वाहनों की तेज वृद्धि नीतियां क्रियान्वयन को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझिएगा। जब से रैपिडो आया है, जब से आपको ओला आया है, रैपिडो, ओला, इस प्रकार के जो भी एजेंसियां आई हैं काम कर रही है, बहुत से लोगों को लगता है सुविधाएं हमको बेहतर दे रहा है, ठीक है ना, तुरंत हम कहीं पहुंच जा रहे हैं, और अच्छी बात है, होने चाहिए। पर इसकी मात्रा ने, जैसे ही इसकी मात्रा ने बढ़ा दिया तो क्या हुआ, लोगों की उस उपभोग क्षमता को बढ़ा दिया, उपभोग क्षमता को, जहां पर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग नामात्र का हो गया। अब सोच के देखिए, जहां एक बस से कम 40 व्यक्ति एक साथ जा सकते हैं, एक बस जितना पोल्यूशन करेगा उस 40 व्यक्ति के लिए 40 गाड़ियां चल रही होगी, बाइक। अब सोच के देखिए। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है, इसको नियंत्रण कैसे करेंगे, इसको नियंत्रण कैसे करेंगे, इसका क्रियान्वयन कैसे करेंगे, इसको हम कैसे, कि हाँ जो पार्टियां जो काम करना चाहती है, रोजगार क्रिएट करना चाहती है, उसको भी प्रभावित ना हो और चीजें भी हमारा सफल हो जाए। तो हम कर सकते हैं, सार्वजनिक जो हमारा वाहन है उसको और भी उन्नयन कर सकते हैं, उसके लिए हम क्रिएट कर सकते हैं। पार्टियों के साथ मिलकर काम कीजिए, चीजें निकल के आएगी। वायु जो सार्वजनिक संपत्ति, वायु सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक गुड्स के है, तो इसका उपभोग निजी नहीं हो सकता है, लेकिन इसका प्रदूषण सामूहिक नुकसान पहुंचाता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे अमेरिका देश या कोई और भी देश, भारत के बहुत से संपन्न लोग होंगे, अपने घरों में ना अतिरिक्त एसियां लगा के रखेंगे, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है और भी चीजें होती है। तो आपके घर आपका निजी हो सकता है, पर उसका प्रभाव सार्वजनिक होता है। यह चीज जब तक नहीं समझेंगे, सामूहिक नुकसान हो रहा है, तो आप इस चीज को समझ ही नहीं कर पाएंगे वायु गुणवत्ता को कैसे कंट्रोल करना है। जब आपको यह लगने लगेगा मेरा प्रत्येक निजी कार्य सामूहिक परिणाम लेकर आएगा, वो नकारात्मक रूप से लोग प्रभावित होंगे, तो आप है ना सरकार का सहयोग ही नहीं कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना, देखिएगा दिल्ली का दौरा कीजिएगा, मुंबई का दौरा कीजिएगा, हम अपने देश की बात करें, दूसरों देशों को तो छोड़ ही दीजिए, घर में पार्किंग नहीं है, ठीक है ना, घर बना रखे बड़े बड़े बिल्डिंग, पर घर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पर उनके घर के दरवाजे के आगे 4-5 गाड़ियां रहेंगी। सोच के देखिए, तो आपका नैतिक दायित्व बनता है ना, जिसके घर में पार्किंग हो वही कार रखे। एक तो दूसरा है कि आप अतिरिक्त रख रहे हैं, आप एक घर में एक गाड़ी बहुत ही इनफ है, तो 4-4, 5-5 गाड़ियां रखे हुए, शौक के लिए रखे हुए, नए मॉडल आते हैं आप तुरंत गाड़ियां खरीद लेते हैं। आपके पास पैसा है, बिल्कुल आप इसका उपयोग कीजिए चीजों, तो उसको किस रूप से, जब आप निजी हितों को इस रूप से समझिएगा ना, उसका परिणाम सामूहिक रूप से कैसे पड़ने वाला है। आप स्वतंत्र 50 गाड़ियां रखिए, पर उस 50 गाड़ी को रखने के लिए आप नए मॉडल लाते, तो पुराने मॉडल का क्या कर रहे हैं, एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, अगर 50 गाड़ियां ला रहे हैं तो आप पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से चीजों को समझने की आवश्यकता है। जब हम नैतिक दायित्व की बात है, निजी संपत्तियों अर्जन करना आपका अधिकार है, आप कितना भी कमा सकते हैं, पर जब हम कर्तव्य की बात करते हो, आपको स्वयं आप अपने स्तर पर कंट्रोल करना शुरू कर दीजिएगा। और यह सभी के स्तर पर होना चाहिए, हमारे आपके व्यक्ति सभी के स्तर पर होना चाहिए। केवल यह नहीं कि क्लास में आकर हम बातें बोल दे रहे हैं और केवल आप सुन ले रहे हैं। आपका कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो जहां पर आप निजी उपभोग के अधिकार रखते हैं और सामूहिक उसका परिणाम नेगेटिव आ रहा है। यह चीजें समझ जाएगी, चीजें आसान हो जाए, सरकार को इसके लिए फायदा हो। हर चीज के लिए आपको समझाने की जरूरत नहीं हो, न्यायालय में हर चीजें जाके पास आउट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये चीजें समझिएगा। अब ऐसी स्थिति में समस्या केवल सरकारी कड़ी से नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता से भी उसको उत्पन्न किया जा सकता है। हम कंट्रोल कर सकते हैं जब नागरिक प्रतिबद्धता है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल जो स्वच्छता मिशन लाया गया उससे समझ सकते हैं। आप गौर कीजिएगा, जब घोषणा की गई थी, सरकार जब नीतियां लागू करे, उससे पहले का भारत, उससे पहले का शहर आपका कैसा था, आकलन कीजिए, क्योंकि आप ही के जीवन में घटनाएं घट गई है। अगर आपके जीवन में ये चीजें पहले हुआ करती तो आप किताबों में पढ़ते, पर आप सोच के देखिए जब ये घोषणा हुई, जब नागरिक सहयोग करने लगे, उससे पहले के रेलवे स्टेशन कैसे थे, हवाई अड्डे कैसे थे, और वर्तमान के हवाई अड्डे, रेल जो हमारा स्टेशन वो कैसा है, रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप जाके देखिएगा, या आपके बहुत से ऐसे सर, हालांकि बहुत सी भी कमियां हैं जो यहाँ पर काम किए जा सकते हैं, पर जो बेहतर उसका तो आप कर सकते हैं ना, सहयोग समर्थन। तो आपको ये चीज समझनी होगी, हर जगह सरकार का नेगेटिव पक्ष नहीं रखना है। प्रशासनिक अधिकारी अब बन रहे हैं तो आपको संतुलन रखना होगा, संतुलन के तरह चीजों को एक्सप्लेन करना होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी के साथ। यहां पर ध्यान रखिएगा समाधान क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए इस प्रकार का समस्या है तो दो मॉडल आप अपना सकते हैं। एक क्या हो सकता है, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तब तय कीजिए, और दूसरा क्या हो, सामाजिक उत्तरदायित्व तय कीजिए। अब जब तक दोनों साथ में काम नहीं कीजिएगा ना, तब तक समस्या का समाधान होगा ही नहीं। और दोनों अलग अलग कीजिएगा तो मिसगाइड हो जाएगी चीजें, प्राप्त कुछ और करना हो कुछ और रहा। इस संदर्भ को समझिएगा। तो प्रशासनिक कानून पर कड़े नियम की आवश्यकता है। हालांकि नियम बहुत से हैं, पर उसको उस रूप से मॉडरेट करना होगा जहां पर परिणाम अधिक दे पाए। अब ध्यान रखिएगा, बेहतर निगरानी तंत्र को भी डेवलप करना होगा, केवल नियम कानून नहीं बनाना होगा। हमें सपोर्ट करना होगा कि सबसे ज्यादा समस्या कहां है, उसको जल्दी त्वरित रूप से निष्पादन हो, उसके लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम बननी चाहिए। इस तरीके से नेक्स्ट है हरित अवसंरचना निर्माण करना, नेसेसरी कर दीजिए। हालांकि बहुत जगह नेसेसरी है, फिर भी आपको नेसेसरी करना है छोटे छोटे अवसंरचना निर्माण में, कि आपको जितना का, जैसे अभी आप सुने होंगे कहीं मान लीजिए उद्योग लगाना है, जितना का कार्बन आप क्या कीजिएगा टछोड़िएगा, उतना का कार्बन उत्पन्न करने के पेड़ पौधे लगाना, ये नियम कानून है। तो क्या केवल नियम कानून तक ही सीमित रहना चाहिए कि मान लीजिए हम 10 टन उत्पादन कर रहे हैं CO2, मान लीजिए हमारा जो भी काम क्रिया हो रहा है उससे 10 टन उत्पादित हो रहा हमारे कारखाने से CO2, तो क्या 10 टन उसको कंट्रोल करने वाले पेड़ पौधे लगाएंगे? उससे ज्यादा मात्रा में लगा सकते हैं, आपकी जितनी क्षमता है। CSR कॉन्सेप्ट जो सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है, उसके तहत हम और भी चीजें कर सकते हैं। तो यह समझना होगा, हरित अवसंरचना के लिए सरकार को कुछ ढील देनी होगी, ठीक है ना, और ढील देने के लिए सहयोग भी करना होगा कि जब वो अवसंरचना निर्माण कर रहा है तो उसके लिए हम विकल्पों की तलाश कर सकते हैं, क्षेत्रों की तलाश कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए, इसके साथ स्वच्छ ऊर्जा का प्रसार करना होगा। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर कल जो हमारा राष्ट्रीय प्राधिकरण NHI है वो क्या किया है, उसी तरीके से नए नए इनोवेशन कॉन्सेप्ट डेवलप करने होंगे कि हम लोगों को समझा पाए कि आप इसका विकल्प तलाश सकते हैं, बेहतर विकल्प है, तो लोग उसको क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। पर इसके लिए क्या करना है, सरकार को भी स्पष्ट होना होगा, इसके भी निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप होगा जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन का कॉन्सेप्ट है, समस्या था, बहुत से प्रश्न लोगों के द्वारा खड़े किए गए। BS6 का जो मानक था, या CN जो आपको फ्यूल का जो कॉन्सेप्ट था, बायोफ्यूल का, वो हमेशा प्रश्न का विवादों में घिरा रहा है कि निजी स्वार्थ से चीजें की जा रही। तो सरकार को इसके लिए भी सोचना होगा कि इस प्रकार का जब कोई नियम कानून लाते हैं तो व्यवहारिक स्तर पर समस्या कहाँ, इसका समाधान ढूंढा जा सकता है। तो आपको भी इस स्तर पर सुधार करने की जरूरत होगी। वहीं सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक परिवहन अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। जैसे नीदरलैंड में, जैसे उस प्रकार के देशों में जहां सार्वजनिक जो परिवहन है बहुत उच्च क्वालिटी के, तो हमारे देश में भी इस प्रकार के सार्वजनिक परिवहन करना होगा। ऐसा नहीं कि रोडवेज की गाड़ियां देखिएगा, सुपर फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन से भी पीछे है, टकरा के एक दूसरे से चल रहे हैं, उसमें धुआं निकल रहा है, उसका प्रबंधन बेहतर नहीं है। हालांकि सरकार इसके लिए कार्य कर रही है, बहुत से जो बस स्टैंड उसको गुणवत्तापूर्ण किया जा रहा है, उसके मानक तय किए जा रहे हैं। इस चीज को समझिएगा। कचरा न जलाना, तो देखते होंगे पहले आम लोग से क्या होता था, हम लोग कचरा घर के आगे जमा होता था, उसको जला देते। ऐसे ही बहुत से शहर में, अभी हाल ही में आरा जा रहा था, कुछ दिन पहले ही गया मैं, 1-2 महीना पहले में भी, तो आरा शहर में जैसे ही जाते हैं, घुसते हैं, तो जैसे ही बाय जो रोड है, ओवर ब्रिज जो है, जो बक्सर चला जाएगा, उससे नीचे आरा शहर में जाने से लिए एक रोड है, इसी के बगल में डंप करके जिला प्रशासन क्या कर रहा है, पूरा कचरा को जला रहा है। सोच के देखिए,
आप चले जाइए पटना में ही, पटना में आप राजीव नगर में है तो डंप यार्ड बना हुआ है, बीच शहर में बना हुआ है। तो आपको ये सोचना होगा कचरा का निष्पादन हम कैसे करेंगे, बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें समझ में आपके शहरों में होगा। दिल्ली का आपको जाके देखिए डंप यार्ड था, बहुत सी चीज़ें सुधरी हैं हाल फिलहाल में। फिर भी यह प्रश्न का चिन्ह है कि हम कैसे जनता का सहयोग उसमें प्राप्त कर सकते हैं, जनता उससे कैसे क्या कर सकती है, सहयोग कर सकती है। केवल जनता ही केवल नहीं कचरा न जलाएगी, सरकार को ये सोचना होगा कि हम कैसे निष्पादन कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था देना, तभी तो सीखेगा। उसको भी पता तुम मेरे शहर के अंदर ही जला रहे हो तो वो हम घर के आगे जलाएंगे। तो ये सब चीजें आप व्यवहारिक स्तर पर जब प्रशासन लागू करने लगेगा, चीजों का निष्पादन बेहतर करने लगेगा। क्यों नहीं अभी तक घरों में कचरा अलग अलग हो पाया है। डेली आपके गलियों से गुजरेगा कचरा वाला डिब्बा है, अलग अलग डिब्बा में डालना है, ब्लू और ग्रीन वाला में। तो सोच के देखिए क्यों नहीं, क्योंकि आप ही निष्पादन नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को समझना होगा। जब सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करते, सरकार भी अपने स्तर पर उस प्रतिबद्धता को दिखाए। अब अगर बात करें घरों में ऊर्जा दक्षता की बात करें, इसके लिए सामुदायिक जागरूकता की बात करें, स्कूल कॉलेज स्तर पर पर्यावरण शिक्षा की बात की जाए। हम यहाँ पर केवल किताबों में ज्ञान न दे, वहां पर हम लोग केस स्टडी करवाए। बच्चों को क्या करें, एक टास्क दे दे, अपने जीवन में कितने पौधे को जीवित रख सकते हैं। तो ये सब आप बहुत से प्राइवेट स्कूलों में इसके लिए कराए जाते हैं, काम कराए जा रहे हैं, इस प्रकार के इंटरटेनमेंट वाले वर्क कराए जाते हैं। पर ध्यान रखिएगा सभी स्कूलों में होना चाहिए, ताकि अगर बच्चा जब बड़ा हो तो पर्यावरण से जुड़ा रहे, पर्यावरण के दर्द को समझ पाए और बेहतर काम कर सके। ये सब चीजें ध्यान में रखिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। लंबा वीडियो हो गया और इसको समझिएगा इसी रूप से कि इसके बाद आप इस टॉपिक से अतिरिक्त कुछ चीज़ नहीं पढ़ना है, बस जो नया अपडेट आएगा, कुछ चीज़ें आएंगी वो ऐड ऑन कर लेना है। अब साल भर इसके लिए आपको कंटेंट उपलब्ध हो गया है। चलिए आगे बात करेंगे। राष्ट्रीय परिवेशी जो हमारा वायु गुणवत्ता मानक है, उसके अंदर कौन कौन से प्रदूषक शामिल किए जाते हैं। तो आपको दिया गया है 1 से 5 तक प्रदूषक का नाम दिया गया है, कोटि दिया गया है। सही उत्तर आपको भेजना है, कमेंट सेक्शन में उत्तर भेज सकते हैं। 1 का कौन सा होगा, ठीक है ना। और प्रयास कीजिएगा, नहीं तो यही क्वेश्चन आपको जब प्रश्न में आएंगे 1-2 महीने बाद भुला जाइएगा। चलिए नेक्स्ट है वायु गुणवत्ता सूचकांक जो हमारा संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन को आराम से पढ़िएगा पॉज करके वीडियो। उसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, सही उत्तर का चयन करें। तो ABCD आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसको क्या करना है, उत्तर देना है। तो इस चीजों को समझिएगा, बेहतर तरीके से प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए मेंस का एक प्रश्न है जिसका अभ्यास आप लोग करिएगा, और जो DNA का जो ग्रुप है, पेड ग्रुप है, उसमें उत्तर जरूर लिख के भेजिएगा। बॉय का अलग बना हुआ, गर्ल का अलग बना हुआ है, दोनों बच्चे अपना प्रयास करेंगे, बेहतर रूप से आप चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि शहरों का बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स न केवल प्रशासनिक नीतियों के क्रियान्वयन से जुड़ा प्रश्न है, बल्कि सामाजिक दायित्व का भी प्रश्न है। स्पष्ट करें, 250 शब्दों में आप इसे कंक्लूड करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और जो मैं आप लोगों को कल पेपर दिया था EDNA का, जो ये जो सीरीज चल रहा है, उसमें जो A4 साइज का पेपर है, उसमें उस जो प्रश्न आपको मेंस का दिया गया है, ध्यान को अतिरिक्त उसमें जानकारियां दी गई कि आप में अगर कभी मेंस में भी प्रश्न पूछ दे तो आप उसको एक्सप्लोर कर सके। ये मत सोचिए 250 शब्द में हम आप लोग जरूर लिखिएगा, पर हमारे तरफ से कुछ अतिरिक्त जानकारी हो सकता है 500 शब्दों में दी जाएगी। पर इसको यह ध्यान में रखना है कि उसको मेंस ओरिएंट से यूज करना है। उसमें बहुत सी योजनाओं के एक चार्ट बनाया गया, आप देखिएगा, PDF सभी जगह शेयर किया गया, उसको पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरीके से आप चीजों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि देश में इतने ODF प्लस हो गए हैं। तो भाई ODF प्लस हो गए, सबसे पहले तो यही समझना ODF प्लस होता क्या है, यह क्यों कल ही जारी हुआ, चर्चा क्यों कल हुआ इसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, कल आप लोगों के लिए क्या था, 19 तारीख को विश्व शौचालय दिवस था। 19 नवंबर को मनाया जाता है, वैश्विक स्वच्छता संकट के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए ये सब किया जाता है, दिवस मनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब 2013 से यह क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिवस के रूप में घोषित किया गया। PT फैक्ट इतना है आपको, कब से यह स्टार्ट हुआ, 2013 से हालिया यह दिवस मनाया जा रहा है। अब ध्यान रखिए, स्वास्थ्य, सम्मान, समानता, स्थिरता। अब 4 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो स्वास्थ्य, सम्मान, समानता, स्थिरता कायम करने के लिए, उसके अवसर को सृजित करने के लिए विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही यह कंसर्न, अभी आपको मजाक लग रहा होगा ना, ये चीज़ समझिएगा, जब ये देश में लागू नहीं था, विश्व में ये चीज़ें नहीं लागू था। मुझे अभी भी याद है जब प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छता के लिए बात की जा रही थी, विपक्ष और बहुत से लोग क्या कर रहे थे, अब देश का प्रधानमंत्री अब ये बात करेगा,
सोच के देखियो कितना मौलिक परिवर्तन की बात कर रहे थे। ये चीज समझना होगा कि प्रशासन और व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ रहा है। खुले में शौच करना किस प्रकार का सम्मान की बात है, किस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को व्यक्त कर रहा है, किस प्रकार की समानता की बात करता है, या नीतियों में स्थिरता की बात करता है। तो जब विश्व शौचालय दिवस के तौर पर संयुक्त राष्ट्र ने ऐसी बातें की तो समझ में आया कि नहीं, बात तो सही है। आप इस चीज को समझिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। साथ ही साथ सतत विकास लक्ष्य जो हमारा 6 है, इसको यह क्या करता है, प्रतिबद्ध करता है। यह दिवस 6 में क्या है, एसडीजी गोल 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता का प्रत्यक्ष समर्थन करता है, जिसका 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करना। तो आपको विश्व शौचालय दिवस का संदर्भ सबसे पहले समझिए। उसके बाद आते हैं न्यूज पर कि अब ध्यान रखिएगा, कल जो यह विश्व शौचालय दिवस था उसके बाद ओडीएफ प्लस घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा 2022 से करीब 1 लाख गांव मुकाबले लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ओडीएफ फ्री हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा 467% का वृद्धि दर्ज हुआ है। तो अब लगभग चीजें हैं कि ओडीएफ फ्री हो गया है गाँव। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा 19 नवंबर को यह कौन किया, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर ये आंकड़े जारी किए गए, जिसको आप लोगों को जानकारी रखना है। और ये देखिए इंटरव्यू का प्रीलिम्स का बहुत बेहतर प्रश्न होता है, क्योंकि पेपर में ये दिया रहेगा, जाएंगे तो सबसे पहले तो यही पूछेगा आज के पेपर में ओडीएफ की कुछ चर्चाएं, वो क्या होता है बाबू बताओ। तो आपको उत्तर उसी रूप से देना है। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, अब 4.16 लाख गांव क्या है, ओडीएफ प्लस मॉडल को चरणबद्ध प्राप्त किया है। वहीं हम बात करें नवंबर 2025 तक शहरों की बात करें तो 4692 शहर ऐसे हैं जो ओडीएफ फ्री हो गए। क्लियर है। चलिए अब इसी तरीके से कुछ चीजें समझने का प्रयास कीजिए। क्या, जब हम बात करें ये गांव ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बात करते हैं। मेरी आवाज जा रही है? एक सेकेंड। चलिए अब इस चीज को समझिएगा। स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, खुले में शौच में मुक्त बनाए रखने के लिए ये सब चीजें हो रही। जल शक्ति CSR पाटिल के द्वारा ये घोषणाएं की गई। इन सारे संदर्भ को समझिएगा, क्यों ये किया जा रहा है, किस तरीके से देश में यह ओडीएफ फ्री बढ़ाएगा। तो आंकड़े बता रहे हैं कि देश में किस प्रकार सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। अब इसके साथ साथ क्या करना है, इसके साथ साथ आप ये समझना ओडीएफ प्लस गांव होता क्या है। अब गांव ऐसे हैं जो परिभाषित करता है कि खुले में शौच मुक्त अर्थात प्रबंधन बेहतर चरण, जिसमें ओडीएफ प्लस आकांक्षी है, उभरता हुआ है और प्लस मॉडल है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। ओडीएफ में 3 मॉडल बनाए जिसके माध्यम से वर्गीकरण विभिन्न स्तरों पर ये चीजें सुधार में लाई गई थी ताकि हम बेहतर कर पाए। अब इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन क्या है, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को ध्यान रखिए घोषित किया गया था कि हम देश में क्या करेंगे, देश में खुले में शौच को साथ करने के लिए ठोस और तरल प्रबंधन को लेकर हम प्रबंधन की बात करेंगे। इसके 2 घटक बताए गए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी। ये चीजें याद रखना। अक्टूबर 2019 में सभी गांव, जिलों और राज्यों में शौच मुक्त घोषित किया गया। ये सब बातें थी। अब याद रखिए यूएन ने आपको विश्व शौचालय दिवस कब मनाया, 2013 में घोषणा की। उसके बाद जस्ट स्वच्छ मिशन की चर्चा होती है, जहां पर स्वच्छता की बात हो रही है। ये सब सारे कंसर्न आपको याद रखने से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है। प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स के प्रश्न जो है। इसका प्रश्न है निम्नलिखित में से शौचालय से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका तैयार करने के ऑप्शन दिए गए ABC, आपको ABCD आपको उत्तर में उत्तर देना। इस तरीके से कहते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शब्द बदले समर्था से उत्साह हताशा देखता। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसी कोई स्थिति जहां पर आप सुधारना को विकसित नहीं करते, आप उस समस्या के उस नेगेटिव पक्ष में जाने का करते हैं, पर आपको उससे सफलता प्राप्त हुई है। आपको लगता है ये सिस्टम खराब है के तौर पर, दूध गर्म है तो आप बिना कपड़े के उस दूध को पतले को उठा रहे हैं, तो समस्या होने की नहीं है आपकी उस कि अगर हम दूध वाले पतले को उठा रहे हैं उससे पहले कुछ ऐसे कपड़े रखने हैं जहां पर हम उसको सह, मेरे हाथ उसको सह पाए। यही चीजें है कि जब आप गुस्से और हताश में रहते हैं चीजों को, उन संस्थाओं पर सीधा प्रत्यक्ष टिप्पणियां करना शुरू कर दे जो आपकी सीमा से बाहर है। आपका अधिकार है वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पर वो साथ में युक्ति प्रबंधन के साथ भी बात करता है ना कि आपको कब बातें करनी, किस रूप से बात करनी है, संस्थाओं के संदर्भ में कैसे आपका विचार होना चाहिए। ये सारी चीजें समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हम बात करें कांग्रेस और लोकसभा के
नेता जो प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी के द्वारा क्या बोला जा रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा लगाए गए तीखे आरोप की 272 प्रबुद्ध जनों आयोग के द्वारा समर्थन दे दिया गया, जिसमें आपको ध्यान रखिएगा 16 पूर्व न्यायाधीश हैं और सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं और पूर्व अधिकारी है, उनके द्वारा बातें भी जो आप ये सब कर रहे हैं ना, उसका इसके पीछे का मूल कारक है इम्पोर्टेड रेज है। जो परिस्थितियों में आप बेहतर समान नहीं कर पा रहे, केवल हताश और डर के वजह से आप संस्थाओं को ही जवाब दे रहे हैं। आप अपना आकलन नहीं कर रहे हैं कि हम क्यों चुनाव हार रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में आपकी सहभागिता कितनी रह गई, आप संस्थाओं को जवाबदेह बना रहे हैं। जिससे आपको इसका सीधा एग्जाम्पल है सर, जो आपको SIR किया जा रहा है उसमें चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चिट दी गई और आप चर्चा कर रहे हैं लाख बोरे पुख्ता हमारे पास सबूत है जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि यह डबल वोटिंग किया गया। अगर किया गया है तो चुनाव आयोग को आप भेजिए, ये नीतिगत प्रशासनिक गलतियां हैं। आपको नहीं पता हमारे देश में कितने पढ़े लिखे लोग जाके काम करते हैं, उनको दीजिए फोटो कुछ और चढ़ा देते किसी और का। तो नीतिगत और प्रशासनिक गलती को सुधार करने की जरूरत है, उस पर कार्य करवाने की जरूरत है। आपको अगर लगता है हाँ जब आप एक बार दे दिए फिर भी चुनाव आयोग अगर इस पर अड़ा हुआ है, उसकी चीजों को सुधार नहीं कर रहा है, तब ये उसका आप बोलने का पूरा अधिकार हो जाए। कि ऐसा नहीं कि एक चार डाट लेकर आइए देश के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करना शुरू कर दिए, इससे पूरा लोकतंत्र का नींव हिलेगा, लोकतंत्र पर विश्वास ही लोग करना भूल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरा 2 जगह था, मैं अभी बिहार वासी हूँ और मैं इमरिंग झारखंड में सारी चीजें हुई, तो मेरा वोटर आईडी आधार कार्ड सब मेरा झारखंड से है, पर बिहार में मेरा वोटर आईडी बन रखा था पहले से। किसी कारण से वहां लोग बना देते हैं, पिछले चुनाव में जब लोग चुनाव बाकायदा उनको जाके कटवाया। आपको इसी चीज सुननी होगी, आपकी जवाबदेही प्रत्येक व्यक्ति को लेनी होगी। अब कोई बिहार का लाके दिल्ली में रह रहा है तो दोनों जगह बन जाता है, तो इसका मतलब एक जगह आपको नैतिक दायित्व होना चाहिए ना कि संस्थाओं को दे देना करना शुरू कर दिएगा। तो ये चीजें समझने की आवश्यकता होगी, संस्थाओं को लोकतंत्र को मजबूत करने में कितना सहयोग कर सकते हैं। आप विपक्ष में आप आवाज उठाइए, पर उसका तरीका होता, पहले आप चुनाव आयोग को या सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बातें रखते हैं कि ऐसी ऐसी बात है सर, हमें इतना लिस्ट मिला जहां पर प्रशासनिक नीतियां है ना कमजोर दिख रही है या वो अपना बेहतर कार्य नहीं कर पा रहे, उनको नोटिफाई करता सुप्रीम कोर्ट। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाइएगा, चीजें समझ के देखिएगा। जब आपका भी दर्द आपकी चीजों को परखा जाएगा तो आपको पेट में दर्द उठ जाएगा। ये चीज समझना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप कुछ भी कीजिए, आपके कार्य दायित्व लोकतंत्र को सीधा प्रभावित कर रहे हैं। अब लोकतंत्र में जनता उतना पढ़ी रहती तो आपको क्यों चुन के भेजती? हमारी जनता इतना ही समझदार होती तो एक प्रतिनिधि की क्यों जरूरत होती, डायरेक्ट प्रत्यक्ष भागीदार हो जाता। हमारा देश का जनता ना, हमारा संविधान ऐसा बनाया गया है कि आपको एक रिप्रेजेंट के तौर पर उसको इनके लिए भेजा गया आपको संसद में बात करने। तो उनकी धारणाओं का मूल धारणा जो लोकतंत्र को बनाए रखना, उसको प्रभावित कोई भी शक्ति आपको नहीं देती है। आप आकलन कीजिए, उसके लिए सारी चीजें कीजिए, पर एक विधा आपको तय करना होगा कैसे हम उसका निष्पादन करेंगे। अब ध्यान रखिए, जब इस तरीके की बात होती है, चुनाव आयोग की भी चर्चा आपको हुई, इसकी स्थापना आपको जब जैसे ही हमारा देश आजाद होता है तो जो जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार इसे क्या दिया गया, एक स्टेटस दिया गया, संविधान स्थिति दिया गया। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन कराता है। तो ये कम से कम ये सब सारी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यह पंचायतों नगर पालिका निर्वाचन के सीधा प्रत्यक्ष नहीं, इसके लिए उस 73-74वां एक्ट में राज्य निर्वाचन आयोग की कल्पना की गई, जिसके माध्यम इस देश नगर पालिकाओं और पंचायत स्तर पर कराए जाते हैं। ये था चुनाव आयोग के बारे में। उसके बाद कौन से अधिकार दिए जाते हैं सारे आपको याद करने को। अब इस पत्र में जो प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए पत्र लिखा गया है उसके द्वारा बोला गया कुछ चीजें याद रखिए। जैसे पहले भारतीय सशस्त्र बलों पर वीरता का संदेह जताया गया। जैसे एग्जाम्पल सिंदूर का जो हुआ था, उसे बालाकोट वाला घटनाक्रम था, आपको संदेह सीधा हो गया। अरे कुछ चीजें विश्वास से भी कर लीजिए कि मारा है जाके, नहीं भी मारा, एक मारा तो बोलिए 50 मारा है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रश्न का मामला है ना। कुछ बोल देंगे बलात्कारी है और वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, बुद्धिजीवी बनते हैं। आपको ये समझना होगा स्थिति परिस्थिति क्या है। हाँ, आपको लगता है तो उसको न्यायिक प्रक्रिया में लेकर आइए, उस व्यक्ति विशेष को सार्वजनिक मंचों पर बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पूरे देश को है ना ये आभास हो जाएगा जब हमारा नेता ही ऐसा बोल रहा है, ऐसा सोच रहा है, ऐसा कर रहा है, तो हो सकता है वो व्यक्ति विशेष
कर रहा होगा। अगर वो कर नहीं रहा है, अगर ऐसी घटनाओं में लिप्त है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है बनी, उसको सजा का प्रावधान होगा। अगर मान लीजिए ऐसी बातें बोल दिया और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा सिस्टम में, तो सोच के देखिए, एक तो विचारधारा कायम हो जाएगी ना गलत किसी, और बाद में क्या बोलिए, सॉरी बोल दीजिएगा आप कि सॉरी मुझे ऐसा जानकारी नहीं था। जैसे ईवीएम को लेकर क्या था कि ईवीएम हैक किया जा सकता था, पूरा चुनाव आयोग या प्रश्नगत किया जा रहा था, सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो भी छोटी मोटी पार्टी है सभी ये बोलता चैलेंज दिया, आओ मेरे पास तुम इसको हैक करके दिखा, वर्ल्ड के किसी भी टॉप हैकर को लेकर आ जाओ और दिखा, किसी के कुबर में दम नहीं रहा जाके हम हैक करवा ले। सोशल मीडिया पर जहाँ लोग इसका डेमो दे रहे थे, तो देखिए इससे न्यायिक इससे हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था, उस पर भरोसा लोगों का उड़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको लगता है कि ईवीएम आप उसको हैक किया जा सकता है, तो जाइए सार्वजनिक मंच के बनाए गए भाव में जो बातें होंगी निर्देशित की उसको दीजिए, वो अपनाएगा भी और उसके लिए सुधार भी वो करेगा। और इससे आप राष्ट्र को और होते वाला कॉन्सेप्ट कीजिए, और आप तो करिए कर दिया। अब न्यायपालिका की निष्पक्षता और संसद और उसके संवैधानिक पदाधिकारियों पर किए गए न्यायालय न्यायिक सक्रियता स्थापित करने के लिए कभी कभी ओवररीच कर, इसका मतलब नहीं है हर फैसले को उसको कर दे, उस समझना संसा से चीजें जारी है। अगर चीजें न्यायालय को भी समझने की प्रकार के प्रशासनिक नियंत्रण उसको उसके साथ साथ कोई ईमानदारी और संगठित और षड्यंत्र किए जाते चलना शुरू जाता है। उसके बाद कुछ समय आप ही गायब हो किया सवाल चुनाव हो गए प्रकार के कोई संस्था उसको क्रॉस चेक है। आप इसका आभास कि आप ईवीएम को लेकर पूरा देश सेट हो गया था कि चुनाव जीत रहा है तो हो रहा है, पर जब आप जो भी विपक्ष प्रदर्शन कर रहे थे, आप चुनाव पर में करा था, सोच के देखिए इकोसिस्टम को कैसे डैमेज किया जाता। और केवल ये नहीं आप विपक्ष भी बोल दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट संविधान के मानने का हर व्यक्ति विशेष का होता है। इस चीज को समझिए। अब यहाँ राजनीतिक को वामपंथ संबंधित आलोचना में लगे हाथ, जब एक कोई तो शुरू हो जाते पूरा देश पे संस्थाएं करेगा काम करेंगे। यह माना जा सकता है कम और अधिक लोग प्रभावित होंगे सत्ता वर्तमान में लोग बैठे हुए, पर अपने वो प्रशासनिक दायित्व का और संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते वक्त वो चीजें कायम रखते हैं जो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जरूरी है। कार्यों को अपने काम नहीं करते हैं। हाँ, आपको लगता है 10 व्यक्ति अगर ऐसा काम, 10 में से 2 व्यक्ति ऐसा काम कर रहा और 8 व्यक्ति बहुत बेहतर काम कर रहा है, तो इस 2 व्यक्ति में सुधार की जरूरत है, उस पर बात करने की बात है और उसको है ना एक मंच पर लाकर उसको समझाने की आवश्यकता है कि भाई तुमको संविधान किस प्रकार के अधिकारों से लेवरेज किया, आपको जनता की सेवा की मर्यादा कैसे बना के रखनी, तब जाके सिस्टम ठीक हो जाए। 8 लोग तो कर ही रहे, अब इस 2 लोग को नहीं करिए, 2 लोगों के लिए पूरा, तो 8 लोग किए गए ना, आप क्या कीजिए मान्यता उसका समाप्त कीजिए, तो जनता क्या करेगी बातों को, क्योंकि नेगेटिव चीजें ज्यादा बढ़ती है, अच्छी चीजें नहीं बढ़ती है। इस चीज को समझिएगा। अब यहीं पर जब हम बात करते हैं कि जो न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव आयोग कराई गई एसआईआर जो हमारा जांच है, आदि तरह क्लीन चिट दिया गया द्वारा न्यायालय के द्वारा दिया गया, फिर भी आप लोग सभी लोग क्या कर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यायालय में जाके उसका रिट जाहिर कीजिए, संवैधानिक बेंच बैठा दीजिए। तो आप सार्वजनिक मंचों पर जाकर अगर पब्लिक के पास कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को कहीं लोकतंत्र की मूल धारणा को प्रभावित करें। और इसका परिणाम आपको बिहार में दिख रहा होगा, इसका परिणाम अन्य राज्यों में दिख जाएगा, क्योंकि जनता बेवकूफ नहीं रह गई है। आपसे जरूर आपके भीड़ में आ जाएगी, पर जब वो बटन दबाएगी ना, तो बटन दबाएगी तो बहुत सोच समझ के दबाती अब है। पहले वाला नहीं रह गया कि अब पैसा भी आपसे ले लेगा, खा भी लेगा, मुर्गा पार्टी कर भी लेगा, अब वोट जाकर उसी को
देगा जिसमें विकास की बात की होगी। हालांकि इसके भी अलग अलग आयाम है जो ये प्रभावित करती है, पर जनता इस चीज को समझ रही है कि अभी हमें वर्तमान जरूरत क्या है, इस चीज को समझिए आप और इस पर ही काम कीजिए, नाम आपको मिलेंगे। कभी कांग्रेस हुआ करती थी, देश की नींव हुआ करती थी, इससे कोई दो राय नहीं है। बहुत से ऐसे काम किए गए कांग्रेस के द्वारा जो देश की उन्नति के लिए काम किया गया है। वैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए ना कि चीजें है ना, हम सत्ता में रहकर आप सत्ता वाले को समझाइए, आप इस क्षेत्र में कुछ कमियां हो रही है, एक आप जेपीसी के गठन कर दीजिए जिस पर हम बात करेंगे, या कुछ ऐसे संस्थान का निर्माण कर लीजिए कि अनिवार्यता हर कानून में भी आएगा, विपक्ष के द्वारा बैठ के उस पर चर्चा ही की जाएगी और उस पर बेहतर विकल्पों की तलाश होनी चाहिए। वहां पर राजनीतिकरण हर मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। आपको भी सहयोग मिलेगा अच्छे कार्य के लिए, देश के लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है। अब एसआई मतदाता सूची है, जब इसकी चर्चा हुई थी, यह ध्यान रखिए व्यापक पुनरीक्षण के तहत नई मतदाता सूची तैयार की जा रही है, जिसमें क्या होगा, घर घर जाके गणना की जाएगी। अब इसके तहत होगा मतदाता सूचियों में होगा मौजूदा मतदाता सूची जो होगी परामर्श किए बिना गणकर्ता प्रत्येक घर जाकर योग मतदाता की सूची एक निश्चित तिथि को अनुसार बनाएंगे, जिसके आधार पर ऐसा तब किया जाता है जब चुनाव आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मौजूदा मतदाता सूची पूरी तरह से बदलने की जरूरत है या वे त्रुटिपूर्ण है। ऐसा आमतौर पर महत्वपूर्ण चुनाव से पहले निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद होता है। यह भी सब चीजें जब चुनाव आयोग को ऐसा लग जाएगा कि पूरे देश के मतदाता सूची में चेंज करना, तब ऐसा करें। या कोई मतदाता क्षेत्र ऐसा है जहां पर त्रुटिपूर्ण बहुत है, जैसे बंगाल में देख रहे होंगे, अभी बंगाल में जैसे एसआईआर का घोषणा हुआ, लोग बंगाल छोड़ के भाग गए, जो ऐसा संपत्ति बनाया हुआ था, जिस तरीके से किया था। सीए का मामला नहीं किया क्योंकि सीए के मामले में चीजें दूसरी थी, पर जैसे ही ऐसा है, क्योंकि आपको देश में तय करना आपकी कहां आप रह रहे हैं, किस तरीके से आपका मतदाता सूची तय होगी। अब जब ये चीजें होने तो सब बांग्लादेश बंगाल छोड़ छोड़ के भाग रहे, तो स्थितियां साफ दिख गई ना लोगों को कि कितने अवैध लोग बसे हुए हैं। और ये बहुत जरूरी है। सीधा सा एग्जाम्पल देखिए, क्या आपके घर में, आपके चार दीवारी के घर में मैं दूसरे लोगों को लाकर रख दूं तो क्या आप इसे मंजूरी दीजिएगा? आपकी नैतिक अपना जो मौलिक अधिकार है उसके संदर्भ में नहीं दीजिएगा, आपका रहने सहने का जो परंपरा उसके आधार पर नहीं दीजिएगा। तो अवैध किसी भी रूप से हो, घर में हो या शहरों में हो या पूरे देश में हो, अवैध अवैध होता है, उसको किसी भी पार्टी किसी भी लोगों के द्वारा समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। क्या जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उन बांग्लादेशियों को या उन XYZ लोगों को अपने घर में पनाह देंगे? दे दीजिए। आप ही को लग रहा है तो आपका बहुत सारा रिसोर्ट होगा, बहुत सारा घर होगा, फार्म हाउस होगा, 50 लोगों 100 लोगों को बसाइए और एक इंटरनेशनल क्षेत्र घोषित कर दीजिएगा। हम बांग्लादेशी लोगों को, अवैध रोहिंग्या को या XYZ किसी भी देश के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को हम यहाँ रखेंगे, घोषित करके दिखाइए। पर इस स्टेज पर तो आप नहीं करिएगा। समस्या यहाँ यह है कि आप समस्याओं का समाधान कहाँ ढूंढना चाहते हैं, जहाँ पर नीतिगत फैसले लेने के लिए प्रशासनिक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई हमारे संविधान में, आप उसको तोड़ के बोल रहे हैं। बंगाल में चीजें अलग मैटर है, तब सोच के देखिए, ये सब सारी चीजें आपको आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल में बंगाल के राज्यपाल के राजभवन में क्या किया गया, हथियार की जांच की गई। क्यों की गई? कोई व्यक्ति उसके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, नेता कोई, कि नहीं हथियारों का जखीरा हुआ है। सोच के देखिए, आप मौलिक अधिकार में वहन करते हुए किस सीमा का उल्लंघन कर दे रहे हैं। आप प्रशासन संवैधानिक मान्यताओं को समझ नहीं पा रहे कि हमारा संवैधानिक मान्यता कैसे काम करता है, संविधान कैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में आचरण की बात करता है। इस चीज को समझिएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। पत्र में राहुल गांधी के बयानों को विशेष संदर्भ देते हुए कहा गया है कि बार बार दावा किया जाता है कि उनके पास चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी किए जाने के ठोस और 100% पुख्ता सबूत है। तो भाई आप वहां क्यों जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, ह्यूमर क्यों फैला रहे? सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप देश के जाने माने नेता हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके बात रखिए, तो सुप्रीम कोर्ट इसे अगर सही लगेगा, बेंच बैठेगा, तो आप इस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। अगर गलत लगेगा उनको तो इसको रद्द कर देंगे। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अब उनको जानकारी क्या बोल दिया गया, इनको हाइड्रोजन बम जैसी स्थिति, उनके पास जो जानकारी वो हाइड्रोजन बम है। अब देखिए शब्दों का भी चयन देखिए। अब आम जनता समझेगा, बाप ये क्या गया हाइड्रोजन बम, परमाणु फटा था नागासाकी में, हिरोशिमा में तो पूरा देश तबाह हो गया था, नीतियां चेंज हो गई थी। ये हाइड्रोजन बम की बात कर रहा है, इसका मतलब बहुत से लोग प्रभावित हो रहे होंगे, पूरा देश प्रभावित हो रहा होगा। शब्दों के चयन के आधार पर चीजें समझनी होगी, छीनने की कोई जगह नहीं बचेगी, ऐसा शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा कर दिया गया। तो आप सोच के देखिए
किस प्रकार का ह्यूमर फैलेगा। एक गांव में अगर मुंह नोचवा का एक कोई व्यक्ति जान मजाक में बातें कह देता है तो पूरा गांव में उसके पीछे लोग में डर भय का पैदा हो जाता है कि मुंह नोचवा आ गया, मुंह नोचवा आ गया, बल कटवा आ गया, ये सब सुने होंगे ना गांव के लेवल पर। अब देश में सोचिए, आप बोल दीजिए छुपने का मौका नहीं मिलेगा। अब रील इस पर बनना शुरू करेगा। आज का जेनजी क्या करेगा, रील बनाएगा। तो ये चीजें समझिएगा इस सब चीजों को लेकर। अब आयोग क्या किया, चेतावनी भी दिया कि शीर्ष से लेकर निम्न स्तर तक जो भी कथित प्रक्रियाएं शामिल है वह नहीं बख्शेंगे। अब आना पड़ा संवैधानिक संस्थाओं को, अगर इस प्रकार का नहीं मिला तो भाई आपको नहीं बख्शा जाएगा। और यह जरूरी है कि कोई व्यक्ति को आर्टिकल 19 का प्रयोग करने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपके युक्तियुक्त प्रतिबंध क्या है, युक्तियुक्त प्रतिबंध क्या लगा कर रखा गया है। आप इसका उल्लंघन केवल सॉरी मात्र से नहीं कर सकते, इसका निपटारण उसके लिए सजा भुगतनी होगी, नहीं तो चीजें बस से बदतर होता जाएगा। जैसे सोशल मीडिया जिस रूप से हावी हो रही है हमारे हर शासन प्रशासन को प्रभावित करने के लिए, वो आने समय में हमारे संस्थाओं, हमारे लोकतांत्रिक मान्यताओं से भी खो देगा। इस तरीके की चीजें समझिएगा। अब प्रभु जो पत्र लिखे हैं, आरोप लगाए न केवल तत्व परीक्षण में टिक नहीं पाते बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की विशेषता का नुकसान पहुंचाते हैं, लोकतंत्र के दीर्घकालिक रूप में हानि करते हैं। यह भी एक फैक्ट है कि डायरेक्ट प्रभाव इसको कोई संस्थाओं के साथ हो जाता है। इस तरीके से याद रखिए। चलिए, इसके साथ साथ हम लोग 71वीं बीपीएससी के लिए आप लोग के लिए जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, आज आप लोग को उसका पीडीएफ, उसका प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे पुराने वाले हैं उसमें तो उनको ऐड ऑन कर ही दिया जाएगा। नए बच्चे अगर जिनको लेना है तो बैच जरूर ले सकते हैं, और हमारे निर्देशन में जो कार्य आपको दिया जा रहा है, जो सेवाएं दी जा रही है, उसका लाभ ले सकते हैं। और यह सीजन 2.0 के तहत यह आएगा और बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में होता है, 1999, जहाँ पर हम लोग 85 टेस्ट अवेलेबल कराते हैं, और जहाँ पर टोटल डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हमारा टेस्ट होगा 70 होगा, सेक्शनल टेस्ट 9 होगा और फुल लेंथ टेस्ट होगा। और उसमें बहुत सी फैसिलिटी दी गई है, पर्सनल गाइडेंस होता है, गूगल मीट प्रोग्राम होता है, तो आप लाभ ले सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार हम चीज़ों को मॉडिफाई भी करते रहते हैं, सारी चीज़ें। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो बेहतर जानते हैं काम हम कैसे करें। वो इंटरव्यू का जो मॉक इंटरव्यू का सेशन जो चल रहा है, जो गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, आप उसे जाके देखिए, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है उसका वीडियो, गूगल मीट सेशन के नाम से प्लेलिस्ट में होगा। एक बार जाके जरूर देखिए, जो हमको नहीं जान रहे, समझ रहे कि काम हम कैसे करते हैं, हमारे लोग कैसे काम करते हैं। चलिए, इसके अतिरिक्त याद रखिएगा मेंटर से ये इंटरव्यू का जो प्रोग्राम है, 1 सेकेंड, इंटरव्यू का जो प्रोग्राम है, आप इससे भी जुड़िए। जिन लोगों का सिलेक्शन होने की उम्मीद है, आप इस प्रोग्राम से अभी से जुड़ जाइए। और क्यों जुड़ना चाहिए, इसके लिए मैं वीडियो बना रखा है कि आपको जब प्रभावित होगा, 85 नंबर अंकों का अंतर होता है, मेंस का जो लिस्ट आता है मार्क्स का और फाइनल लिस्ट का जो आता है, आप इससे को समझिएगा कि उस 85 अंतर को 85 नंबर प्राप्त करना है। 120 में आपको टोटल अंक के इंटरव्यू होते हैं, उसमें 85 कम से कम न्यूनतम लाना है, जो पैटर्न बिहार बीपीएससी के द्वारा अपनाए गए हैं हाल दिनों में। जब तक आप इस चीज़ों को कंप्लीट नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं बाधा का रूप लेकर आए। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रत्यर्पण को लेकर। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप जो इस बार इंटरव्यू में जाएंगे, सारे बच्चे इसको जरूर देख के जाइए, समझ के जाएंगे कैसे काम करता है, क्यों ये जरूरी है। इन सब चीज़ों को, जैसे बांग्लादेश के अपदस्थ पीएम शेख हसीना है, उनके बेटे पुत्र जो साजिद वाजेह ने कहा कि 2024 उनकी मां का जीवन भारत ने बचाया है, क्योंकि भारत में शरण दिया गया, उस तब से लेकर अभी तक है। अभी हाल ही में बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल है, प्रधानमंत्री जो उनकी पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दी गई है। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रत्यर्पण कैसे दिया जाएगा फांसी, व्यक्ति को जब बांग्लादेश नहीं पहुंचेगा तो कैसे फांसी दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया, अगर मान लीजिए एक देश में कोई व्यक्ति भाग कर दूसरे देश में है तो प्रत्यर्पण संधि किए रहता है, अगर दोनों देश एक दूसरे से, तो क्या होगा कि उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा, उस प्रत्यर्पण संधि के बोलेगा, बांग्लादेश आग्रह करेगा कि इस व्यक्ति को हमारे पास लौटा दो, क्योंकि इस पर एक फांसी की सजा मुकर्रर की गई है। तो भारत अब भारत के झोली में बैठा हुआ है कि कैसे यह निर्णय लेगा। तो भारत और बांग्लादेश की भी प्रत्यर्पण संधि है, तो कुछ क्लॉजेज है जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि हम तुमको नहीं भेजेंगे या भेजेंगे, प्रतिबद्ध, ये भी चीज़ें देखनी होंगी। पर प्रत्यर्पण संधि ध्यान रखिए, बांग्लादेश के क्राइम ट्रिब्यूनल के द्वारा जो दिया गया, तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है प्रत्यर्पण संधि चर्चा का विषय, जो आप लोग को जानना है, समझना है, उसको देखना है। अब इसके संदर्भ में समझिएगा कि प्रत्यर्पण संधि होता क्या है। तो दो देश, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए इंडिया और बांग्लादेश की हम बात केवल करते हैं, इंडिया बांग्लादेश में एक समझौता होगा या संधि होगा, ध्यान रखिएगा, समझौता या संधि किया जाएगा
जहां पर ये तय किया जाएगा ना कि बांग्लादेश में मान लीजिए कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको वो लिस्टेड करता है कुछ अवैध काम में या इस प्रकार के गतिविधियों में जो उसके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है या देश के आंतरिक शांति के लिए बहुत जरूर खतरा है, या कुछ ऐसा होगा जो भगोड़ा हो गया, अगर देश के पैसे लेके भाग गए होंगे, या कुछ ऐसा क्राइम कर दिया हो जिसके आधार पर वो करके फिर देश से बाहर भाग गया है। मान लीजिए वो बाहर भाग के इंडिया में चला आया, तो इंडिया का भी यही कंसर्न होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे भाग गया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो अवैध काम करके गए होंगे, वो भाग के बांग्लादेश चले गए होंगे। तो इन दोनों स्थितियों में यह होता है कि दोनों देश एक मिनिमम कॉन्सेप्ट के आधार पर समझौता संधि करेंगे। ऐसा कुछ होगा तो तुम मेरे वाले को तुम मेरे पास भेज देना, तुम्हारे वाले को हम, जब तुमको जरूरत होगी ऐसे व्यक्तियों को जो भाग के मेरे देश में आ जाएंगे तो हम तुमको दे देंगे। तो ये बाद प्रक्रिया के तौर पर होता है। ध्यान रखिए, जब ये एग्रीमेंट संधि हो जाएगा तो बाद प्रक्रिया के तौर पर होता है। पर कुछ क्लॉज ऐसे रखे जाते हैं जहां पर मानवीय स्वभाव के आधार पर चीजें देखी जाती है हर देश के द्वारा कि भाई हम मान लो तुम कुछ भी बोल के तुम बुला लिए, जैसे दलाई लामा की हम बात कर, ठीक है ना, दलाई लामा की बात कर ले, तुमको लग रहा है कि चीन को लग रहा है कि दलाई लामा देश के लिए खतरा है, पर दलाई लामा अपने तिब्बत के अधिकारों को लेकर चीजें कंसर्न है। तो दलाई लामा कितने समय से हमारे देश में है, तो प्रत्यर्पण को लेकर बार बार चर्चा होती है। पर ये समझिएगा क्यों उनको नहीं दिया जा रहा प्रत्यर्पण, चीन को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है, उसके पीछे धार्मिक है, उनके पीछे का बौद्ध धर्म से संबंधित मान्यताएं हैं और भी चीजें हैं, मानवाधिकार का कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, अपराध कर भाग गया उसके लिए होता है। कोई व्यक्ति अपराध करके भाग गया, किसी आपराधिक मामले में वांछित हो या सजा सुनाए जाने के बाद दंड के क्रियान्वयन से बचने के लिए दूसरे देश में शरण ले लिया। ऐसी स्थिति में जैसे हमारे देश में कुछ व्यापारी वर्ग हैं, यहाँ से धोखाधड़ी करके इंग्लैंड में या यूरोप के बहुत से देशों में रंगरलिया मना रहे हैं, सोच के देखिएगा, वैसे लोगों को प्रत्यर्पण करने की जरूरत है। उद्देश्य है अपराधियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उपयोग कर दंड से बचने के लिए रोकना और न्यायिक सहयोग को स्थापित करना, ताकि जो धारणा विकसित है न्याय देने के लिए वो चीजें याद रखिए। अब हम बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कि भारत बांग्लादेश की संधि में यह ढाल है। जैसे धारा 6 है जो भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि की, उसकी धारा 6 क्या बोलती है कि राजनीतिक प्रकृति का अपराध है तो प्रत्यर्पण मंजूर किया जाएगा। यह क्रिमिनल हार्डेड होता है ना तो चीजें प्रत्यर्पण संधि को सोची जाती, पर राजनीतिक प्रकृति का है, अर्थात राजनीतिक प्रकृति जरूरी नहीं है कि जो अपराध आप तय कर रहे हो सही हो, क्योंकि आप राजनीति करते वक्त एन केन पराक्रम कॉन्सेप्ट अपनाते होंगे। हो सकता आप सत्ता का हस्तांतरण कर रहे होंगे, जैसे चीन की ये पाकिस्तान की बात करते हैं, सेना अपने कंट्रोल में करती, उस स्थिति में कोई व्यक्ति भाग कर आता है राजनीतिक द्वंद्वता के परिणाम से बचने के लिए, तो क्या उसका प्रत्यर्पण करना चाहिए? नहीं होगा। तो इसलिए भारत इस धारा में बात बोल रखा है, राजनीतिक प्रकृति का अगर कोई मामला है तो उसमें वो प्रतिबद्ध नहीं होगा, मंजूर नहीं कर देगा, ना मंजूर कर सकता है। ठीक है। धारा 8 क्या बोलता है, अन्यायपूर्ण और दमनकारी होने का प्रत्यर्पण नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक तरफा कर दिए हो, आप उसको वादी को रखो, उसकी चीजों को समझो, उसको मौका दो हर चीज बैठाने के लिए। वर्ल्ड में बहुत से ऐसे ट्रिब्यूनल बनाए गए जहां पर इस प्रकार के मामलों का निष्पादन होता है, तुमको उसका अवसर दो कि डायरेक्ट तुम एक सजा सुना दोगे, सजा सुना दोगे, तुम बोलोगे प्रत्यर्पण कर दो, तो ये मामला हो जाएगा मानवीय व्यवहार का उल्लंघन, क्योंकि उसका सबसे पहला अधिकार मानवाधिकार है जो यूएन के द्वारा कंसर्न किया गया। ये चीजें समझने का प्रयास किया। अपराध की प्रकृति अगर मामूली है तो भी प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। 3 स्थितियां बताता है जहां पर हम प्रत्यर्पण नहीं कर सकते। तो पहले वाले मामले में शेख हसीना जी आ जाती हैं, तो भारत इसके लिए क्या करेगा, मना कर सकता है। अब बांग्लादेश को अपने स्तर पर चीजों को लेकर क्या करना पड़ेगा, संस्थाओं का उपयोग करना पड़ेगा, वैश्विक मंचों का प्रयोग करना भारत के पक्ष में रखेगा। अब आपराधिक जो है आरोप सद्भाव पूर्वक नहीं लगा है तो भी प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा क्रिमिनल आपको दिख रहा है, आपके नजरिए में क्रिमिनल हो सकता है, बहुत से देशों को लेकर वो ऐसा काम करे। जैसे मान लीजिए कभी कोफी अन्नान जेल में खा गया, गांधी जी को जेल खा गया था, तो ब्रिटिश कानून उसको आपराधिक मानता है। जैसे हमारे देश में क्रांतिकारी गतिविधि कर रहे थे, उनको क्या बोला, हम ब्रिटिश लोग क्या बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे, तो क्या वो आतंकवादी थे? तो इसी संदर्भ में समझिएगा, ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जो किसी देश के लिए लगेगा उसको आपराधिक कृत है, पर वो लोगों का सहयोग कर रहा होगा, अपनी मांगों को लेकर, राजनीतिक मांगों को लेकर आगे बढ़ रहा होगा।
इस चीज़ को, जैसे अफगान का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अमेरिका ने बमबारियां किया, वहाँ के जो लोग थे अपने अधिकारों को लेकर विरोध कर दिए, बंदूक उठा लिए, तो क्या वो अपराधी हैं? इस चीज़ को समझिएगा। उसके लिए वो प्रक्रिया ही जायज़ थी जिसके आधार पर बंदूक उठाकर ही समाधान ढूंढा जा सकता था। तो ये चीज़ें समझना। तो उसको हम वैसे व्यक्ति अगर भारत में आकर रहने लगे तो क्या उसका आपराधिक प्रकृति की श्रेणी में डाल देंगे? नहीं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। सैन्य अपराध है तो भी प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सैन्य अपराध भी है तो भी प्रत्यर्पण के लिए मना कर सकता, उसके लिए कंसर्न है, उसके लिए क्लॉजेज बनाए गए। तो आपको इन स्थितियों में ध्यान रखिएगा को प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। तो शेख हसीना जी धारा 6 के तहत प्रत्यर्पण के लिए बाध्य नहीं बनते। अब यह तय हो जाएगा कि भारत बांग्लादेश के बीच आगे संबंध कैसे क्रिएट होंगे। अगर नहीं करेगा, वर्तमान सरकार जो वहाँ काम कर रही है वो भारत के कैसे विदेश नीति को क्या काउंटर करता है, ये भी एक देखने का मामला हो जाएगा। जैसे दलाई लामा के मामले में चीन करता है, कभी भी आएगा चीन को पहले चीन कभी भी हमारे साथ द्विपक्षीय संबंध करना चाहेगा तो इस मामले को जरूर बैठाता है। जब सीमा को जब भी बैठक होती है तो दलाई लामा का मामला प्रश्न में उस लिस्ट में होता है। इसी तरीके से समझिएगा, लगातार चल रही है चर्चाएं। अब इसके अतिरिक्त क्या है कि जब प्रत्यर्पण होता है वैश्विक संधि, अब क्या है विधि, तो ध्यान रखिएगा वैश्विक स्तर पर प्रत्यर्पण को नियंत्रित करने वाले एकमात्र सार्वभौमिक कानून नहीं है, उसके विभिन्न तत्व आधारित है। जैसे द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंध, बहुपक्षीय कानून, तो दो देश या समूह, देशों का समूह क्या करेगा, ऐसी कानून ऐसी शर्तें बना लेगा जिसके आधार पर प्रत्यर्पण किया जा सके। एक ये कंसर्न है। दूसरा है समान अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जैसे कुछ सिद्धांत डेवलप किए गए इस स्तर पर, उसके आधार पर प्रत्यर्पण किए जाएंगे। जैसे आपको ध्यान क्या रखना, जो रिफॉर्मेंट है, यातना अमानवीय व्यवहार वाले देश को न भेजना, सीधा सा है। ऐसा स्थिति हो जाएगा तो हम सभी देश मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। राजनीतिक अपराधों के लिए आरोपितों को समानता न भेजना, यह समान है, सभी देश इसका पालन करते हैं। तुम मांगते रहोगे, नहीं भेजेगा, तुम किसी देश में चले जाओगे, राजनीतिक अपराधी जो रहेंगे, जो आप तय कर रखे या इनको फांसी ना है, तो राजनीतिक जो अपराध की श्रेणी में आप जो दे रहे हैं, राजनीतिक द्वंद्वता के कारण जो दिया जा रहा है, उससे बचने के लिए सारे देश इसका फॉलो करते हैं। अब है मानवाधिकार कानून का प्रभाव। प्रत्यर्पण से देश यह सुनिश्चित करते हैं कि आरोपी का निष्पक्ष सुनवाई हुआ है नहीं हुआ है, यह तय करें। सबसे पहले यूएन का वो मानवाधिकार का कॉन्सेप्ट याद रखें, बाकी ये सब चीजें बाद में आएंगी, पहले तो इसी आधार पर जांच कर लिया जाता है। दूसरा, यातना, मौत या भेदभाव का खतरा तो नहीं है। अब व्यक्ति विशेष के लिए कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं किया गया, किसी प्रकार ऐसा षड्यंत्र सत्ता को प्राप्त करने तो नहीं किया गया, उस व्यक्ति विशेष को यातना, मौत और भेदभाव का खतरा पैदा हो जाता है। तीसरा, मानवाधिकार का उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। उसका प्राथमिक उद्देश्य यही है मानवाधिकार का कि अवसर उसको मिलना चाहिए अपने आप को निर्दोष करने का, यही तो मानवाधिकार है ना। तो इस चीज को समझिएगा। तो शेख हसीना जी को ऐसे अवसर दिए जाएंगे। चर्चा है प्रत्यर्पण संधि पर, आपको ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। चलिए, संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, इसकी भूमिका क्या है, तो कोई लागू नहीं करता है संयुक्त राष्ट्र सीधे तौर पर प्रत्यर्पण संधि को लेकर, पर वो कुछ कन्वेंशन कर रखा है जिसके आधार पर चीजें देश है उसके आधार पर काम करती है। जैसे कन्वेंशन के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन 2003 काम करता है, 2000 काम करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यर्पण को लेकर चर्चाएं करती है। वहीं पर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएन, जो हमारा UNCAC है 2003 का, उसमें प्रत्यर्पण को लेकर बातें चर्चाएं हुई हैं। सारा देश इस कन्वेंशन को लेकर कार्य कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा, आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए, दमन के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, जहां पर प्रत्यर्पण को लेकर, सीमा पार अपराध को लेकर बातें हुई थी। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना। इसके माध्यम से प्रत्यर्पण संधि को क्या किया जाता है, उसे उसके संदर्भ में दिशा निर्देश लिया जाता है। वहीं आप ध्यान रखिएगा, नशीली दवाओं की तस्करी पर समयों की बात की जाती है। इसके माध्यम से उस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके लिए प्रत्यर्पण संधि कैसे लागू किया जाए दो देश या देशों समूहों के द्वारा, ये बातें दिशा निर्देशित है। वहीं पर प्रत्यर्पण अधिनियम, भारत की बात करें तो 1962 काम करता है प्रत्यर्पण अधिनियम, जहां पर बातें होती हैं कि हम सभी प्रक्रिया इसी कानून के तहत निष्पादित करेंगे। और वो क्लॉजेज बनाई गई हैं जिसमें हमने क्लॉज 6 और 8 की चर्चा करा, किस स्थिति में प्रत्यर्पण नहीं हो सकता, ये चीजें ध्यान रखनी। अब ध्यान रखिए, प्रत्यर्पण संधि भारत 49 देशों के साथ कर रखा है, ट्रीटी कर रखा है, और 11 देशों के साथ समझौते कर रखा है, एग्रीमेंट कर रखा है, जिसे MOU के श्रेणी में भी डाल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जब संधि होगा, विरहत होगा, वो कठोर होगा, कहते हैं विरहत होगा, और निष्पादित करने के लिए उसके लिए प्रक्रिया विरहत होगी।
हर छोटे छोटे पॉइंट को लेकर क्या होगा, उस पर चर्चा होगी। ऐसे ही नहीं तुम बोलोगे हम दे देंगे, पर प्रत्यर्पण समझौता जब होगा वो सरल होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको प्रथम दृष्टया ही आपको प्रत्यर्पण कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, पर कुछ ऐसे चीजें होंगी जहां पर वृहत मामले पर सुनवाई की जरूरत होगी, वृहत मामले पर जांच देख करवाने की जरूरत हो जाएगी, उसके मानवाधिकार के संदर्भ में बातें करनी होगी। तो वैसे 49 देशों के साथ भारत प्रत्यर्पण संधि किया हुआ, 11 देशों के साथ समझौता किया गया। ये सब सारे फैक्ट याद रखिए। क्लियर है? चलिए, इसके साथ आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होता है। अब ये चीजें समझिएगा कि 71 बीपीएससी के लिए या 72वीं बीपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं, इस निपुण सीरीज को जरूर देखिएगा आप लोग। यह आपके विचारों को समझने में, लिखने में, बोलने के लिए यह स्तर आपका बदल देगा। कुछ बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा, मुझे खुशी हुई कि इस प्रकार के शैली को आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो मैं देना चाहता हूँ तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर चीज़ों को आपके सामने, किसी भी टॉपिक का कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस जो होगा वो कैसे होगा, बेहतर हो सका, विश्लेषण कैसे हो सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी सीरीज में 1857 की क्रांति की बात होगी, उसका तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे, तो सारे संदर्भ में हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आज के वीडियो एनालिसिस में फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।